जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का जो पहले फेज से लेकर के पांचवें फेज तक का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। तो उसी क्रम में आज ये हमारा तीसरा वीडियो होगा। इससे पहले के जो दो वीडियो हैं उनकी लिंक आपको ऊपर के आई बटन पर मिल जाएगी, तो वहां से अगर आप लोग चाहें तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल के वी गुरु जी के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप सभी को जाकर के अनअकैडमी पर मुझे फॉलो जरूर कर लेना है, क्योंकि आने वाले समय में आपको रेलवे एग्जाम, इसके अलावा एसएससी एग्जाम के लिए यहां पर करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की सबसे जबरदस्त वीडियो मिलने वाली है। तो बिल्कुल भी देर मत करिए, नीचे आपको लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप अनअकैडमी के ऊपर मुझे फॉलो जरूर कर लें। इसके अलावा अगर आप लोग एसएससी एग्जाम की तैयारी एक सिस्टमैटिक वे में करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर हर सप्ताह एक नए बैचेज की शुरुआत होती है। तो इस बार 31 मार्च को भी एक नया बैच शुरू हो रहा है, जिसमें आपको 30 से ज़्यादा अनलिमिटेड बैचेज मिलेंगे, 40,000 से ज़्यादा घंटे का आपको कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा 300 से ज़्यादा आपको क्लासेज एक दिन में मिलेंगी, 70 से ज़्यादा एजुकेटर से आप यहाँ पर सीख सकते हैं। तो देख सकते हैं, प्रतियोगिता मंत्रा हो गया, रानी सिंह हो गई, अंकित अवस्थी सर हो गए, कृति सिंह मैम हो गई, इन सभी के द्वारा आप यहाँ पर अपनी एसएससी एग्जाम की तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और आपको ये याद रखना है कि जो ओरिजिनल प्राइस है उसे आपको पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली आप यूज करिएगा कोड के V10, और इसको जैसे ही आप यूज करेंगे तुरंत आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी भी प्रकार का फ्री क्लासेस देखते हैं तो उससे भी आपको मिलता है वॉच टाइम, और उस वॉच टाइम का यूज करके आप यहां पर 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट और ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से अगर आप चाहें तो इनको यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में रेडियो का जो प्रसारण है वह कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, हमारे यहाँ पर जो रेडियो का प्रसारण है वह जून 1923 में शुरू हुआ। उसके बाद में 1936 में इसका नाम बदल करके ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया, जो कि 1957 में हो जाता है आकाशवाणी। अब एनटीपीसी एग्जाम में यह भी पूछा जा चुका है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इंग्लैंड के एक भाई साहब थे जिनका नाम है गुग्लिमो मार्कोनी। तो इन्हीं के द्वारा सबसे पहले वर्ष 1900 में अमेरिका में संदेश भेजा गया था इंग्लैंड से, और इसी के समय यहां पर रेडियो के प्रसारण की सबसे पहली बार शुरुआत हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण किसके सहयोग से हुआ था? तो बोकारो की बात करते हैं तो झारखंड में इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, और इसमें हमारा सहयोग किया था सोवियत संघ ने। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब स्टील प्लांट की बात हुई है तो पहले तो आपको ये भी याद रखना है कि हमारे यहाँ पर 1956 से 61 के बीच में कुल मिलाकर के 3 महत्वपूर्ण स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भिलाई वाला स्टील जो प्लांट है इसको हमने सोवियत संघ के सहयोग से बनाया था, दुर्गापुर वाला स्टील प्लांट हमने ब्रिटेन के सहयोग से बनाया था, और जो आपका राउरकेला स्टील प्लांट है इसको हमने पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से बनाया था। तो ये सारे प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1770 में हमारे यहाँ पर किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की यहाँ पर स्थापना हुई थी। और याद आपको ये भी रखना है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा हमारे देश में जो पहला पेपर नोट था उसको भी 18वीं सदी में ही जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, किस मिशन के अंतर्गत जो पहला व्यक्ति था वह चंद्रमा की सतह पर पहुंचा था? तो ये आपके नासा का मिशन था जिसका नाम था अपोलो 11। क्या नाम था? अपोलो 11। और इसी मिशन के अंतर्गत 20 जुलाई 1969 को दो व्यक्ति चंद्रमा की सतह पर पहुंचते हैं। एक तो थे नील आर्मस्ट्रांग और दूसरे थे एडविन एल्ड्रिन। तो दोनों के नाम यहां पर एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। याद रखिएगा कि 20 जुलाई 1969 को ये पहुंचे थे। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है इसमें शामिल 11वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो याद रखिएगा 2018 में जो हमारे यहाँ का कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है उसको इसमें शामिल किया गया था। एनटीपीसी में यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो वो आपका था नीलगिरी। कौन सा था? नीलगिरी यहाँ पर सबसे पहले शामिल हुआ था। कुल मिलाकर के हमारे 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में शामिल हैं, और हमारे देश में वैसे कुल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या है 18। आपको ये भी याद रखना है कि 2020 में 12वें नंबर का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसे भी शामिल किया गया। वह कौन सा है? तो उसका नाम है पन्ना, जो कि आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में।
तो ये सारे प्रश्न आपके एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं, इनके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किसके द्वारा हमारी कोशिका में किया जाता है? तो ये काम करता है लाइसोसोम, और इसे हम लोग कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, कोशिका की जो आत्मघाती थैली होती है इसे लाइसोसोम के नाम से जाना जाता है। जय जवान जय किसान का जो नारा है वह किसने दिया था? तो ये दिया था हमारे पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 में। कब? 1965 में ये नारा दिया था जब हमारे यहाँ पर सूखे का प्रकोप था। दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? तो याद रखेंगे आप लोग, दिल्ली से पहले हमारी राजधानी होती थी कोलकाता, लेकिन जब जॉर्ज पंचम आते हैं 1911 में हमारे देश भारत में, उसी दौरान दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और 11 दिसंबर 1911 से हमारी जो राजधानी होती है वह कोलकाता से बना दी जाती है दिल्ली को। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो हमारे देश की जो पहली रंगीन फिल्म थी उसका नाम था किसान कन्या। 1937 में इसको रिलीज किया गया था। हमारे यहाँ की जो पहली मूक फिल्म थी, यानी कि जिसमें आवाज नहीं थी, उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। 1913 में ये मूवी आई थी। उसके अलावा अगर हम लोग भारत की पहली आवाज वाली फिल्म की बात करते हैं तो ये आपकी है आलम आरा, जो कि 1931 में आई थी। तो ये तीनों मूवी आपके एनटीपीसी में पूछी जा चुकी है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि हमारे देश की जो पहली 3D फिल्म है इसका नाम है माय डियर कुची चट्टन, ये इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए किसे नोबेल प्राइज दिया गया था? तो यहां पर नोबेल प्राइज मिला था जे थॉमसन को। कब? 1906 में। तो भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा आपके एनटीपीसी में पूछा जा चुका है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन की जो खोज है वह की गई थी यहां पर गोल्ड स्टीन के द्वारा, लेकिन जो प्रोटॉन का नाम होता है वह दिया गया था किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। तो यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपको कहां पर मिलेगा? तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वह आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, जहां पर 1 वर्ग किलोमीटर में 11 व्यक्ति मात्र निवास करते हैं। वहीं पर अगर हम लोग सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो वो आपको मिल जाएगा दिल्ली में, जहां पर 11,000 से ज्यादा लोग 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में निवास करते हैं। अगला प्रश्न कि स्प्रेडशीट का जो प्रयोग है वह किसमें किया जाता है? तो इसका प्रयोग होता है एमएस एक्सेल में। किसमें? एमएस एक्सेल, जो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट का एक पार्ट होता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। किसी बंद हाल में, बैंड नहीं है ये है, किसी बंद हाल में ध्वनि का टकराना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, ये आपका अनुरणन के नाम से जाना जाता है, यानी कि रिवर्बरेशन के नाम से इसे जाना जाता है। भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारे यहाँ पर 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं गुलजारी लाल नंदा, जो कि हमारे योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी रहे थे। तो इनका नाम आपको याद रखना है। एक बार जब हमारे यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री का निधन होता है तब ये बने थे। उससे पहले जब जवाहरलाल नेहरू जी का निधन होता है तो उस समय ये प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है? तो ये आपका है अनुच्छेद 368। आसान सा है। शाह आलम द्वितीय के द्वारा किस वर्ष जो दीवानी का अधिकार है वह ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था? तो याद रखेंगे, ये जो अधिकार है 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। भारत की कौन सी फिल्म सबसे पहले ऑस्कर के लिए नामांकित हुई थी? तो ये फिल्म है मदर इंडिया, जो कि 1957 में नामित हुई थी। कुल मिलाकर के हमारे देश से 3 फिल्में हैं जो कि ऑफिशियली ऑस्कर के लिए नामित हो चुकी हैं। तो मदर इंडिया 1957 में, सलाम बॉम्बे 1988 में और लगान मूवी 2001 में नामित हुई थी। अगला प्रश्न, हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में जो स्थित मास्टर ग्रंथि होती है इसका नाम क्या होता है? तो इसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और आपको याद रखना है कि जो हाइपोथैलेमस होता है ये मिलेगा आपके ब्रेन में। कहां पर? ब्रेन में आपको ये मिलता है। और एनटीपीसी के ये जो 2000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है उसका ये संभवतः आखिरी वीडियो होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं होता है। मात्र 10% लोग ही होते हैं जो कि आखिरी तक वीडियो को देखते हैं। तो इसीलिए यह इसकी आखिरी वीडियो होगी। इसके बाद में आपको एनटीपीसी के इस सीरीज की कोई वीडियो नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बिजली का कुचालक है? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी सूखी लकड़ी होती है, कागज होता है, मिट्टी हो गया, एस्बेस्टास हो गया, पीबीसी हो गया यानी कि पॉली विनाइल क्लोराइड हो गया, बेकेलाइट हो गया, ये सारे हमारे बिजली के कुचालक हैं। मोतियों के शहर के रूप में किसे जाना जाता है? तो मोतियों के शहर के रूप में हैदराबाद को जाना जाता है। किसे? हैदराबाद को यहाँ पर मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है। पहला रोबोट जिसे नागरिकता दी गई, तो याद रखिएगा इसका नाम है सोफिया। सऊदी अरब
की सरकार के द्वारा 2017 में इस रोबोट को नागरिकता दी गई थी। अगला प्रश्न, इजारेदारी प्रथा को कब लागू किया गया था? तो ये प्रथा 1772 में लागू हुई थी वारेन हेस्टिंग के द्वारा। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो सर्च इंजन से कई सारे प्रश्न आपके एनटीपीसी में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो याद रखेंगे आप लोग, गूगल हो गया, याहू हो गया, यूट्यूब है, बिंग है, ask.com है, बाइडू हो गया, AOL हो गया, ये सारे हमारे सर्च इंजन के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत है, यानी कि जो पॉपुलेशन थ्योरी है, उसको किसने दिया था? तो ये दिया गया था माल्थस के द्वारा। किसके द्वारा? माल्थस के द्वारा ये थ्योरी दिया गया था। और इसमें माल्थस ने ये बताया है कि प्रत्येक 25 वर्षों में किसी भी स्थान की जो जनसंख्या होती है वह उसके डबल हो जाती है। अगला प्रश्न है कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि हमारे स्टोमक में कौन सा अम्ल मिलता है? तो इसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? HCl के नाम का जो अम्ल होता है वह हमारे अमाशय में पाया जाता है। EWS आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य था यहाँ पर गुजरात। कौन सा था? गुजरात यहाँ पर पहला राज्य था। और कई बार आपके एनटीपीसी में ये पूछा जा चुका है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा, हमारे संविधान में जो 103वां संविधान संशोधन होता है, इसके अंतर्गत सामान्य वर्ग के जो भी आपके गरीब लोग हैं उनको 10% का आरक्षण दिया जाता है, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो आपके जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको इसके अंतर्गत आरक्षण मिलता है। इनमें से कौन सी द्रव छोटी आंच से वसा को ले जाता है? तो ये ले जाता है लचका, जिसे हम लोग लिम्फ के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, गुब्बारों में किस गैस को भरा जाता है? तो याद रखिएगा, जो हमारे गुब्बारे होते हैं उनमें आपके हीलियम गैस को भरा जाता है। किसको? हीलियम गैस को यहाँ पर भरा जाता है। अगला प्रश्न कि जो हमारी समुद्र की सतह होती है उसका औसत तापमान कितना होता है? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, इसका औसत तापमान होता है 17 डिग्री सेल्सियस। और समुद्र के जल का जो यहाँ पर औसत होता है उसी को मेजर करने के लिए नासा के द्वारा मिशन लॉन्च किए गए हैं, जिनके बारे में आपको याद रखना है। इसे हम लोग सेंटिनल के नाम से जानते हैं। सेंटिनल या प्रहरी नाम की जो सैटेलाइट है उसको नासा ने यहाँ पर समुद्र के औसत ऊंचाई या फिर जो इसका औसत जल घनत्व होता है उसको मेजर करने के लिए लॉन्च किया गया है। शरिया कानून किस धर्म से संबंधित है? तो आसान सा है, ये आपके इस्लाम धर्म से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है? तो ये आपका 32 के अंतर्गत जारी करता है, जबकि जो हमारा हाई कोर्ट होता है वह 226 के अंतर्गत जारी करता है। और ये दोनों कम से कम 10 बार आपके एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है कि 92वें ऑस्कर पुरस्कारों में कौन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही थी? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? इनका नाम है रेनी ज़ेल्वेगर। किस मूवी के लिए? तो जूडी मूवी के लिए ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही थी। अच्छा, जो आपका 27 मार्च वाला पेपर हुआ था उसमें आपके 2019 में जो ऑस्कर पुरस्कार दिए गए थे, यानी कि 91वां ऑस्कर पुरस्कार था, उससे प्रश्न पूछा जा चुका है कि इसमें सर्वश्रेष्ठ मूवी कौन सी रही थी? तो ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ मूवी रही थी आपकी ग्रीन बुक। कौन सी रही थी? ग्रीन बुक सर्वश्रेष्ठ मूवी रही थी। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री के बारे में भी पूछा गया था कि सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री कौन सी रही थी? तो ध्यान रखेंगे द पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, ये यहाँ पर आपकी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री रही थी 2019 वाले ऑस्कर पुरस्कारों में। विक्टोरिया जलप्रपात की बात करें कि ये किस नदी पर है, तो ये आपको मिलेगा जाम्बेजी नदी पर। और जाम्बेजी नदी की बात करते हैं तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर यह बहती है। अच्छा, सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह कौन सा है? तो वह आपका है एंजल। नीचे कमेंट में बताइएगा कि एंजल जलप्रपात आपको किस देश में मिलेगा। मानव शरीर की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो ये जो हमारा हार्मोन्स होता है इससे हम लोग ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। एंटीनियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये आपका निकलने वाला हार्मोन्स है और ये हमारे मानव शरीर की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि एशिया का सबसे बड़ा बस स्टेशन कौन सा है? तो जो आपके चेन्नई में मोफुलिस बस स्टेशन है, ये एशिया का हमारा सबसे बड़ा बस स्टेशन है। चूने के पानी में अगर हम लोग CO2 को मिला देते हैं तो दुधिया रंग क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक आबिलेय पदार्थ का निर्माण होता है जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, यानी कि CaCO3 का निर्माण होता है, जिससे आपका जो चूने का पानी होता है उसका रंग दुधिया हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो याद रखेंगे, पहला हवाई अड्डा है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहले अगर हम लोग शहर की बात करते हैं तो वह आपका दीव है। अगर हम लोग पहले यहाँ पर रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो वह है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अच्छा, पिछले साल करंट अफेयर के प्रश्न के अंतर्गत आप लोग याद रखेंगे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमारे देश में है उसका जो पहला हवाई अड्डा है जो कि 100% यहाँ पर सौर ऊर्जा से संचालित होगा, वह हो गया है पुडुचेरी। तो ये भी आपको याद रखना है।
जल की जो हमारी अस्थायी कठोरता होती है इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का यहाँ पर यूज किया जाता है, यानी कि NaCO3 का यहाँ पर यूज किया जाता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये मैंने आपको बता ही दिया, जे टॉमसन को यह पुरस्कार मिला था 1906 में। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर कौन थे, तो इनका नाम है केड्रिक लेमर। क्या नाम है, केड्रिक लेमर। 2018 में इनको पुरस्कार मिला था। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये पुरस्कार इनको मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, 2019 में जो मैन बुकर पुरस्कार है किसे मिला था, तो ये मिला था मार्गरेट एटवुड को, इनकी पुस्तक द टेस्टामेंट्स के लिए, तो ये आपको याद ही रखना है। और एक थी बर्नार्डीन एवारिस्टो, जिनको द गर्ल वुमेन एंड अदर नाम की उनकी बुक के लिए पुरस्कार मिला था। तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। किस भारतीय को मैन बुकर पुरस्कार मिला हुआ है, तो कुल मिलाकर के 4 से 5 हमारे भारतीय हैं जिनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। जैसे कि सबसे पहले हैं BS नायपाल, जिनको 1971 में ये पुरस्कार मिला था। सलमान रश्दी, इनको 1981 में मिला था मिडनाइट्स चिल्ड्रन नामक इनकी बुक के लिए। अरुंधति राय वाला कम से कम 4 से 5 बार पूछा जा चुका है NTPC में। तो 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग नाम की जो इनकी पुस्तक थी उसके लिए पुरस्कार मिला था। किरण देसाई की बात करते हैं तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक जो इनकी पुस्तक थी उसके लिए 2006 में मिला था। और एक हमारे सबसे नवीनतम है अरविंद अडिगा, तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है द व्हाइट टाइगर, इसके लिए इन्हें 2008 में पुरस्कार मिला था। तो अरविंद अडिगा वाला जो है यह भी आपके NTPC में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, पुलित्जर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, किस फील्ड में मिलता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। 2018 में कुष्ठ उन्मूलन के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये मैंने आपको कल भी बताया था कि योहेई सासाकावा को, जो कि जापान के हैं, इनको 2018 में मिला था। 2018 में जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वह किसे मिला था, तो ये मिला था डेनिस मुगाबे और नादिया मुराद को। 2019 में किसे मिला, तो आबे अहमद अली को मिला। और 2020 में किसे मिला, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 में दिया गया था। अगला प्रश्न कि 2019 में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया, तो बस थोड़ा सा याद रखेंगे, राणा दासगुप्ता को यह पुरस्कार मिला हुआ है। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो ये है मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान की एक कार्यकर्ता हैं। 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। और उसी समय हमारे यहाँ के जो आपके हैं बचपन बचाओ आंदोलन वाले, क्या नाम है उनका, कैलाश सत्यार्थी जी, तो उनको भी ये पुरस्कार मिला था। ध्यान रखिएगा, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए उनको ये पुरस्कार मिला था, यानी कि बच्चों के लिए काम करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न, 9 डॉट्स पुरस्कार 2019 में किसे दिया गया था, तो ये मिला था यहाँ पर एनी जैदी को। किसे, एनी जैदी को ये पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न कि स्वीडिश अकादमी द्वारा कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो स्वीडिश अकादमी के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो कि पिछले साल लुइस ग्लुक को मिला हुआ है। किसको, लुइस ग्लुक को पिछले साल स्वीडिश अकादमी के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, उसके पहले किसको मिला था, तो पीटर हैंडके को मिला था 2019 में, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। यूनेस्को गिलेर्मो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 में किसे मिला था, तो ये मिला था जिनेत बेदोया लीमा को, जो कि है कोलंबिया की। अगला प्रश्न, पहली भारतीय महिला जिसे मैन बुकर पुरस्कार दिया गया, तो ये मैंने आपको बता ही दिया, अरुंधति राय हैं। 1997 में इनको ये पुरस्कार मिला था। 92वें ऑस्कर पुरस्कारों में किसे बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड मिला, तो ये आपके साउथ कोरिया की मूवी थी जिसका नाम है यहाँ पर पैरासाइट, तो इसको पिछले साल यहाँ पर यह पुरस्कार मिला था। बेस्ट निर्देशक का जो पुरस्कार है वह बोंग जून हो को मिला। बेस्ट अभिनेता की बात करते हैं तो जोकिन फिनिक्स को मिला था इनकी जोकर मूवी के लिए। बेस्ट अभिनेत्री की बात करते हैं तो ये पुरस्कार मिला था रेनी जलवेगर को इनकी जूडी मूवी के लिए। तो सारे नाम यहाँ पर आपके NTPC में 4 से 5 बार पूछे जा चुके हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। ऑस्कर के लिए नामित भारतीय फिल्म कौन सी है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि कुल 3 फिल्में हैं जो कि ऑस्कर के लिए नामित हो चुकी हैं। अगला प्रश्न, 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म कौन सी रही है, तो याद रखेंगे जो आपका पिछले साल 65वां फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था उसमें गली बॉय आपकी बेस्ट फिल्म रही थी, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, इस साल 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया जा चुका है जिसमें आपकी बेस्ट मूवी कौन सी है, तो बेस्ट मूवी इसमें रही है आपकी थप्पड़। कौन सी रही है, थप्पड़ यहाँ पर बेस्ट मूवी रही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो इरफान खान साहब रहे हैं, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो रही हैं तापसी पन्नू। इनके बारे में आपको याद ही रखना है। अच्छा, आयोजन इसका हुआ था गुवाहाटी में, और उस समय बेस्ट निर्देशक कौन थी, तो जोया अख्तर बेस्ट निर्देशक थी। बेस्ट अभिनेता रहे थे रणवीर सिंह, और बेस्ट अभिनेत्री रही थी आलिया भट्ट।
दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो आपका पुरस्कार है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। वैसे जो आपका 66वां फिल्म फेयर अवार्ड है उसके ऊपर मैंने कल शाम को ही वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न, 2009 में ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए किसे ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था? तो ये मिला था जाकिर हुसैन साहब को। किसे? जाकिर हुसैन साहब को यह पुरस्कार दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय ई प्रशासन अवार्ड 2019 किसे दिया गया? तो ये दिया गया था IRCTC रेल कनेक्ट को। अगला प्रश्न, यूनेस्को के द्वारा वास्तुकला की जो विश्व राजधानी है 2020 में किसे चुना गया? तो ये चुना गया था रियो डी जेनेरियो को, जो कि आपके ब्राजील का एक शहर है। 2014 में भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार मिला था दो लोगों को, एक तो है सचिन तेंदुलकर, दूसरे थे CNR राव साहब। तो इनका नाम आपको याद ही रखना है। बाकी जो हमारा लेटेस्ट था 2020 में वह किनको मिला था? तो वो मिला था एक तो भूपेन हजारिका को, एक हमारे थे प्रणब मुखर्जी और एक हमारे थे नानाजी देशमुख। तो तीनों के नाम आपको याद ही रखने हैं। ICC प्लेयर ऑफ द डिकेड का जो पुरस्कार है वह किसे दिया गया? तो ये मिला है विराट कोहली को। किसे? विराट कोहली को यह पुरस्कार दिया गया। कालिदास पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो यह पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न, 2019 में रमन मैगसेसे पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये जो पुरस्कार है वह दिया गया था रवीश कुमार को। किसे? रवीश कुमार साहब को यह पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, पहले भारतीय कौन है जिनको ये पुरस्कार मिल चुका है? तो उनका नाम है विनोबा भावे जी। किसको? विनोबा भावे जी को सबसे पहली बार ये पुरस्कार मिला था। पहली भारतीय महिला की बात करते हैं तो वो आपकी है मदर टेरेसा, जिनको रमन मैगसेसे पुरस्कार मिल चुका है। तो इन दोनों के नाम भी NTPC में पूछे जा चुके हैं। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखेंगे संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस पहलवान को दिया गया था? तो ये दिया गया था विनेश फोगाट को। किसे? विनेश फोगाट को यह पुरस्कार दिया गया था। वैसे कुल मिलाकर के यहाँ पर 5 ऐसे खिलाड़ी थे जिनको यह पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, नीति आयोग के द्वारा किस वर्ष वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत की गई थी? तो 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2020 में जो ATP पुरस्कार है वह किसे दिया गया था? यानी कि टेनिस प्रोफेशनल को जो ये पुरस्कार दिया जाता है, तो ये पुरस्कार मिला था नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और इस साल का जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट हुआ था 2021 में, उसके पुरुष एकल का खिताब भी नोवाक जोकोविच ने जीता है। महिलाओं वाला जीता है नाओमी ओसाका ने। 2019 में क्रोएशिया ने किस भारतीय को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था? तो ये इन्होंने दिया था हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, जब ये उस देश की यात्रा पर गए थे। अगला प्रश्न, 2017 से 19 के लिए जो 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया था V प्रवीण राव को। किसे? V प्रवीण राव को ये पुरस्कार दिया गया। यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा 2018 में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार मिला था PM नरेंद्र मोदी को। अगला प्रश्न, वनों की कटाई को रोकने के लिए 2004 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? तो ये पुरस्कार मिला था वंगारी मथाई को, जो कि है केन्या की। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि AR रहमान को किस वर्ष 2 ऑस्कर पुरस्कार दिए गए थे? तो ये पुरस्कार इनको 2009 में मिला था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान ही रखना है। खेल में कोचिंग के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक पुरस्कार यहाँ पर रेगुलर कैटेगरी में होता है और दूसरा पुरस्कार यहाँ पर लाइफ टाइम पुरस्कारों की कैटेगरी में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतनाट्यम की डांसर कौन थी? तो इनका नाम है रुक्मणी देवी। क्या नाम है? रुक्मणी देवी। अगला प्रश्न है, 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2019 में ये किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया था अकीतम अच्युथन नंबूदरी को। किस भाषा के लिए? तो मलयालम भाषा में इनको ये पुरस्कार मिला था। अर्थशास्त्र में 2020 का जो नोबेल पुरस्कार है किसे दिया गया? तो पॉल R मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को यह पुरस्कार दिया गया था, जो इनके द्वारा नीलामी का नया सिद्धांत दिया गया था। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो कुल मिलाकर के 6 फील्ड में यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न, 2019 में कुल कितने लोगों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया था? तो ये पुरस्कार मिला था 6 लोगों को। कितने लोगों को? 6 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। और पर्यावरण के फील्ड में इसे हम लोग नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जानते हैं। इसरो के किस अध्यक्ष को फ्रांस के द्वारा सेवलियर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया था? तो ये मिला था हमारे किरण कुमार साहब को। किसे? किरण कुमार साहब को यह पुरस्कार मिला था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा? तो पिछले 4 सालों से जो हमारा पहला सबसे स्वच्छ शहर है वह आपका इंदौर है। सबसे स्वच्छ राजधानी आपकी मध्य प्रदेश है। और यहाँ पर अगर हम लोग 2020 में दूसरे सबसे स्वच्छ शहर की बात करते हैं तो ये रहा था गुजरात का सूरत। अच्छा, अब आइए
थोड़ा सा कुछ पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं जिनसे आपके एनटीपीसी में भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला हमारा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1961 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। ये जो पुरस्कार है 8वीं अनुसूची की जो 22 हमारी भाषाएं हैं इसके अलावा अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है। अच्छा, स्थापना इसकी 1961 में हो गई थी, लेकिन पहली बार ये जो पुरस्कार है 1965 में दिया गया था। किसको मिला था? तो GS ग्रुप साहब को मिला है मलयालम भाषा में। किसमें? मलयालम भाषा में इनको ये पुरस्कार मिला था। हिंदी में पहली बार कब मिला? तो ये भी आपके एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी को 1969 में ये पुरस्कार मिला था। अंग्रेजी में पहली बार किसको मिला है? तो अमिताभ घोष को यहाँ पर 2018 में ये पुरस्कार दिया गया था, जो कि आपका 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। इस पुरस्कार के अंतर्गत सरस्वती माता की प्रतिमा और 13 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फिर बात करते हैं सरस्वती सम्मान की। तो 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और एक आपका है बिहारी सम्मान, इनकी शुरुआत की गई थी। तो 8वीं अनुसूची की जो हमारी 22 भाषाएं हैं उनके लिए पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार ये पुरस्कार मिला था हरिवंश राय बच्चन जी को, हिंदी में जो इनकी आत्मकथा थी उसके लिए। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि 2018 में के शिवा रेड्डी को यह दिया गया तेलुगु भाषा के लिए। 2019 में वासुदेव मोही को यह दिया गया है। और 2020 में किसको मिला है ये आप नीचे कमेंट में बताएंगे। 2020 वाला अभी मार्च महीने में ही दिया गया है, तो नीचे कमेंट में आप उसके बारे में बताएंगे। फिर बात करते हैं मैन बुकर पुरस्कार की। तो इसे हम लोग बुकर प्राइज के नाम से भी जानते हैं। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। 2018 में मिला था अन्ना बर्न्स को इनकी पुस्तक मिल्कमैन के लिए। 2019 के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, मार्गरेट एटवुड जो कि कनाडा की हैं और बर्नार्डिन एवारिस्टो जो कि है यूके की, इनको ये पुरस्कार मिला था। 2020 में स्कॉटलैंड के हैं डगलस स्टुअर्ट, जिनको इनकी पुस्तक सुगी वैन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की। तो 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। पहली बार ये पुरस्कार इस्माइल कादरी को दिया गया जो कि अल्बानिया के हैं। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि 2018 में ये पुरस्कार मिला था ओल्गा टोकारजुक को, जिनको 2019 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। फ्लाइट नाम की इनकी पुस्तक के लिए पुरस्कार मिला था। 2019 में मिला जोखा अलहार्थी को सेलेस्टियल बॉडीज नाम की इनकी पुस्तक के लिए। और 2020 में ये जो पुरस्कार है मरियके लुकास रिजनेवेल्ड को मिला है। सभी नाम यहाँ पर पूछे जा चुके हैं, तो 2018 से आपको इनके बारे में याद रखना है। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की। तो 1995 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ये डेट आपके एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। 1995 में सबसे पहली बार जूलियस नेरे को यह पुरस्कार मिला था। 2016 की बात करते हैं तो अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को यह पुरस्कार मिला। 2017 की बात करते हैं तो एकल अभियान ट्रस्ट को यह पुरस्कार मिला। 2018 में यो ही सासाकावा को यह पुरस्कार मिला। और अभी 4 से 5 दिन पहले 2019 और 20 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो 2019 के लिए काबूस बिन सईद ओमान को यह पुरस्कार मिला, जो कि ओमान के हमारे सुल्तान रहे हैं। और 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें हम लोग बंग बंधु के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश के ये जनक भी माने जाते हैं, इनको ये पुरस्कार मिला था। अब आइए हमारे यहाँ के जो कुछ प्रथम पुरस्कार विजेता रहे हैं उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एनटीपीसी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इनका नाम है भानु अथैया। कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए गांधी मूवी के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। और आपको ये याद रखना है कि पिछले साल इनका निधन भी हो गया था। रमन मैगसेसे पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये मैंने आपको बता ही दिया, मदर टेरेसा है, जिन्होंने 1962 में जीता था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी हैं? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहली बार भी एक महिला को ही मिला था और इन्हें हम लोग देविका रानी के नाम से जानते हैं। 1979 में पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको मिला था। फिर बात करते हैं मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो ये है अरुंधति राय। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहली महिला लेखक, तो इनका नाम है आशा पूर्णा देवी। ये आपके बंगाली भाषा की एक लेखक थी और इनको प्रथम प्रोसीश्रुत नाम की इनकी रचना के लिए पुरस्कार दिया गया था। भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो याद रखेंगे आप लोग, विश्वनाथन आनंद पहले चेस ग्रैंड मास्टर थे। और अभी आपके 67वें नंबर के कौन बने हैं? तो ये है गोवा के लियोन मेंडोका, जो कि 67वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन से थे? तो ये भी थे विश्वनाथन आनंद। 1991-92 में इनको खेल रत्न पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इनका नाम है यहाँ पर सी राजागोपालाचारी, सी.वी. रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सरस्वती सम्मान मैंने आपको बता ही दिया, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन यहाँ पर सरस्वती सम्मान के विजेता रहे हैं। प्रिज्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो प्रिज्कर पुरस्कार की बात करते हैं तो ये जीतने वाले थे बालकृष्ण दोषी। 2018 में इनको पुरस्कार मिला था। पुलित्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम है गोविंद विहारी लाल। याद रखिएगा, एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। 1937 में इन्होंने पुलित्कर पुरस्कार जीता था।
जो कि कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे हमारे पंडित रविशंकर। कौन थे? पंडित रविशंकर। और कुल मिलाकर के 5 ग्रैमी अवार्ड ये जीत चुके हैं। ऑस्कर पुरस्कारों में आजीवन उपलब्धि पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम है सत्यजीत रे। क्या नाम है? सत्यजीत रे इनका नाम है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम यहाँ पर है जी शंकर कुरूप। क्या नाम है? जी शंकर कुरूप। मलयालम भाषा के ये हमारे कवि थे और 1965 में इनको ये पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन है वह किस वर्ष हुआ था? तो लगभग 6 से 7 बार यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। याद रखिएगा 1951 में ये संशोधन हुआ था और इसी के अंतर्गत हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची को भी शामिल किया गया था, जिसके अंतर्गत किसी भी कानून को यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू से बचाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू की गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको लागू किया गया था, लाया गया था और 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था और इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस भी मनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1964 को राजस्थान के नागौर जिले में जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है उसकी शुरुआत हुई थी। हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आपको एक अनुच्छेद मिलेगा जो कि आर्टिकल 40, इसमें हमारे पंचायती राज के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है 69वां संविधान संशोधन 1991 किससे संबंधित है? तो इसके अंतर्गत जो हमारी दिल्ली है उसको नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा दिया गया था। तो ये आपको याद ही रखना है। संपत्ति का जो अधिकार है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हटाया गया है? तो ये आपका 8 से 10 बार पूछा जा चुका है, डायरेक्टली यही प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा जो आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को यहाँ पर अनुच्छेद 31 से हटा करके अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 124वां संविधान संशोधन विधेयक मैंने आपको बताया ही था, ईडब्ल्यूएस आरक्षण से ये संबंधित है। गुजरात इसको लागू करने वाला पहला राज्य है। 2015 में किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी? तो ये आपके 100वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हुई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान की आयु है 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 4 से 5 बार एनटीपीसी ने इससे प्रश्न पूछा है। तो ध्यान रखिएगा जो 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, इसके अंतर्गत जो मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। किस संविधान के अंतर्गत हमारे संविधान में संशोधन का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है। 3 प्रकार से संशोधन यहाँ पर किया जाता है, साधारण बहुमत हो गया, विशेष बहुमत हो गया और यहाँ पर विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी। अच्छा, ये जो प्रावधान है ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया हुआ है, ये भी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। अच्छा, कुल संशोधन कितने हो चुके हैं? तो इस समय यानी कि मार्च 2021 तक कुल 104 संशोधन हमारे संविधान में हो चुके हैं। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता व अखंडता शब्द को जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था? तो ये आपका था 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था और इसके अंतर्गत हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य देश कौन बना है? तो याद रखेंगे आप लोग यहाँ पर जो दक्षिण सूडान है वह आपका संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य देश बना था। कुल मिलाकर के यहाँ पर 193 सदस्य देश हैं। बाकी WTO का 164वें नंबर का सदस्य अफगानिस्तान बना था। FATF का 39वें नंबर का जो सदस्य है वह आपका बना था सऊदी अरब। और इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि पिछले साल कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का 54वें नंबर का सदस्य बना था मालदीव। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखेंगे कि पिछले साल ही नाटो का जो 30वें नंबर का सदस्य है वह बना था उत्तर मैसेडोनिया। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपके कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है और नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, पहली बार ये पुरस्कार किसे मिला था? तो आत्माराम भैरव जोशी को ये पुरस्कार दिया गया था। कौन देता है ये पुरस्कार? तो कोरोमंडल इंटरनेशनल के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है आर्टिकल 243C किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा पंचायती राज से ये हमारा अनुच्छेद संबंधित है और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में इसको शामिल किया गया था। जेनेटिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो हमारे यहाँ के जो हरगोविंद खुराना थे 1968 में जेनेटिक्स के लिए इनको ये पुरस्कार दिया था।
अच्छा, यहाँ पर आपको याद रखना है कि इमैनुअल चारपेंतियर और जेनिफर एडोडना को 2019 में रसायन के फील्ड में ये पुरस्कार मिल चुका है। 2019 नहीं, 2020 में। आनुवांशिकता के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम महिला ने कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गीत को गाया था? तो इसका उत्तर मुझे नहीं मिला है, आपको अगर पता हो तो नीचे बता सकते हैं। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर वंदे मातरम की, तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ में इसके बारे में उल्लेख किया गया था। 24 जनवरी 1950 को इसे हमारे देश के राष्ट्रीय गीत के रूप में दर्जा दिया गया था। 1996 में जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसमें पहली बार इसको गाया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। शतरंज में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो इनका नाम है सर्जे कारजाकिन, जो कि आपके एक विदेशी खिलाड़ी हैं। देश का नाम मुझे नहीं याद है, संभवतः ये पोलैंड के हैं। तो ये मात्र 12.7 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बने थे। अच्छा, भारत के सबसे कम उम्र के कौन है? तो ये हैं डी गुकेश, जो कि दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे। FDQN का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। क्या नाम है? फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2019 को किसे समर्पित किया था? तो ध्यान रखेंगे 2019 का जो वर्ष है, इससे स्वदेशी लोगों की भाषाओं का वर्ष घोषित किया गया था। 2020 का जो वर्ष है वह पौधों के स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था। WHO के द्वारा 2020 का जो वर्ष है वह नर्स और मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। 2019 का जो वर्ष था उसे भारतीय सेना के द्वारा शहीदों के परिजनों का वर्ष घोषित किया गया था। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो ये आप ध्यान रखेंगे कि रोडियम, जिसका हमारा परमाणु क्रमांक होता है 45, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 18, 16, 1। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 1885 में हुआ था, बॉम्बे में। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 28 दिसंबर 1985 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को मुंबई का जो ग्वालियर टैंक मैदान है वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि अर्जुन वृक्ष की जो छाल है वह किस बीमारी में प्रयोग की जाती है? तो हृदय रोग हो गया, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और आपको याद रखना है कि सिंकोना नाम को जो ट्री है उससे आपको मिलता है कुनैन, और ये आपके मलेरिया की दवा होती है। तो ये भी NTPC में पूछा जा चुका है। पहला सुपर कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो इसका नाम था CDC 6600। और मुख्य रूप से जो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं उनका उपयोग अंतरिक्ष यात्रा, मौसम भविष्यवाणी और ग्राफिक्स के क्षेत्र में किया जाता है। अब सुपर कंप्यूटर से NTPC ने बहुत सारे प्रश्न ऑलरेडी पूछे हैं, तो आइए सुपर कंप्यूटर के बारे में कई सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। पहला जो सुपर कंप्यूटर था इसका निर्माण सेमर क्रे के द्वारा किया गया था 1964 में। नाम इसका था CDC 6600। विश्व का जो सबसे तेज वर्तमान में सुपर कंप्यूटर है इसका नाम है फगाकू, जो कि जापान देश के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। भारत में अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारे यहाँ पर कंप्यूटर था उसका नाम था HEC2M। तो इसको हमने बाहर से मंगाया था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में इसे स्थापित किया गया था। हमारे यहाँ पर पहला कंप्यूटर कौन था? तो इसका नाम था ट्राइफैक्ट, यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेशन कैलकुलेटर। ये हमारे यहाँ का पहला कंप्यूटर था। पहले सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो सीडेक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। नाम इसका है परम 8000। 1990-91 में इसको बनाया गया था। सीडेक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। सीडेक का पूरा नाम क्या है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसका पूरा नाम है। फुल फॉर्म इसका NTPC में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अच्छा, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो बहुत समय तक प्रत्यूष हमारे यहाँ का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था, जो कि आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में मिलेगा। लेकिन पिछले साल हमारे यहाँ पर जो सीडेक के द्वारा एनवीडिया कंपनी के सहयोग से परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का सुपर कंप्यूटर बनाया गया। ये वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और दुनिया का यह 63वें नंबर का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, किस वंश को स्वर्ण युग माना जाता है? तो ये आपका है गुप्त काल, जो कि 319 से 543 CE तक रहा था। संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे। अंतिम शासक की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्कंद गुप्त इसके अंतिम शासक रहे थे। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे हम लोग देव भाषा के रूप में भी जानते हैं। जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसे हम लोग ECMA स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। खोज किसने इसकी की थी? तो ब्रेंडन ईच के द्वारा 1995 में इसकी खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का जो पहला बायोजेट इंजन है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका निर्माण किया था CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, जिसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा देहरादून में। और मैंने आपको बताया ही था कि जो हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है
उसका भी मुख्यालय आपको मिल जाएगा देहरादून में। अच्छा, विमान कौन सा था? तो स्पाइस जेट का यहाँ पर विमान था और देहरादून से दिल्ली के बीच में ये संचालित हुआ था। निर्माण किससे होता है हमारे इस प्रकार के ईंधन का? तो जेट्रोफा नाम का जो वृक्ष होता है उससे इनका निर्माण किया जाता है। 1946 में जो संविधान सभा की बैठक हुई थी वह किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में इसकी बैठक हुई थी। हमारी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा हमारे इसके टेम्परेरी अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ययाति केसरी के द्वारा लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया था। याद रखिएगा, जो लिंगराज मंदिर है कम से कम 10 बार इससे प्रश्न पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे ययाति केसरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। वास्तुकला इसकी है कलिंगा और भगवान शिव को समर्पित यह एक टेम्पल है। कहाँ पर मिलेगा? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आपको ये मंदिर मिलेगा। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने किस रसायन को प्रतिबंधित किया जो कि मानव और प्रकृति के लिए हानिकारक था? तो ये आपका कूड़ा टाइप का प्रश्न है, पूछे जाने की संभावना भी काफी कम है, तो इंडोसल्फान इसका नाम था। अगला प्रश्न, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो ये आपका 14 नवंबर 2004 को शुरू हुआ था। हृदय योजना के लिए कितने शहरों को नामित किया गया था? तो कुल मिलाकर के 13 शहरों को यहाँ पर नामित किया गया था। हृदय का फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, तो नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना इसका पूरा नाम है। 500 करोड़ रुपए बजट के साथ में 21 जनवरी 2015 को इसे लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस प्रकार का उपक्रम है? तो ये आपका एक PSU है, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट है। अगला प्रश्न है, कृषि खोज प्रणाली में खेत को जोतकर उसे ढक दिया जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग शेल्टर फार्मिंग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, इसरो के द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया सबसे भारी सैटेलाइट कौन सा था? तो इसका नाम था GSAT-11। क्या नाम था? GSAT-11 इसका पूरा नाम था। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारे GSAT होते हैं ये एक प्रकार के कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं। वेटिंग फॉर ए वीजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है भीमराव अंबेडकर साहब ने। किसने? भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। NTPC में जितने भी पुस्तकें पूछी गई हैं उनको अभी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न, यूनेस्को के द्वारा 2018 में यूनेस्को स्थल में शामिल धरोहर कौन सी थी? तो 2018 में द विक्टोरियन व आर्ट डेको एंसेम्बल जो कि आपको मिलेगा मुंबई में, इनको यहाँ पर शामिल किया गया था। ट्रैंक्विलाइजर दवा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये जो आपकी दवा होती है अवसाद, यानी कि जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, बिजनेस स्टार्टअप के लिए जारी रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें आपका गुजरात राज्य रहा था शीर्ष पर। सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट कौन सी है? तो हमारी जो प्लेट है इसे हम लोग इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ी प्लेट की बात करते हैं तो वह आपका पैसिफिक का प्लेट है, यानी कि जो प्रशांत महासागर की प्लेट है उसे हम लोग सबसे बड़े प्लेट के रूप में जानते हैं। किस बीमारी को फूलिश राइस सीडलिंग के नाम से जाना जाता है? तो ये जो हमारी बीमारी है धान की फसल में लगती है और बेकानी इसका पूरा नाम है। फंगस जिसके द्वारा यह रोग होता है तो ये आपका है गिबरेला फुजिकुरियो, तो जापान के द्वारा ये नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि IIT कानपुर के छात्रों के द्वारा जो यहाँ पर सैटेलाइट बनाई गई थी जिसे इसरो ने लॉन्च किया था, इसका नाम क्या था? तो जुगनू इस सैटेलाइट का नाम था। तो मुख्य रूप से बाढ़, सूखा, आपदा प्रबंधन या दूरसंचार से जुड़े जो विषय थे उस पर डेटा को एकत्रित करने के लिए 2011 में इसरो ने इसको लॉन्च किया था। तमस नाम की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी के द्वारा यह पुस्तक लिखी जा चुकी है। 2 बार यह पुस्तक NTPC में पूछी गई है। अगला प्रश्न, नेहरू देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनेता है, किसका कथन है? तो ये कथन है मोहम्मद इकबाल का। किसका? प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल का ये कथन है। इनमें से कौन सी भारत की नाभिकीय संचालित पनडुब्बी है? तो याद रखिएगा जो INS अरिहंत है वह हमारे यहाँ की नाभिकीय संचालित एक पनडुब्बी है। पहली पनडुब्बी की अगर हम लोग अपने देश की बात करते हैं तो वह आपकी INS कलवरी है। 1967 में इसको लॉन्च किया गया था। टाइगर शार्क के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। निर्माता कौन था? तो रूस इसका निर्माता रहा है। अगर हम लोग अपने देश के पहले परमाणु पनडुब्बी की बात करते हैं तो INS चक्र हमारे यहाँ का पहला न्यूक्लियर सबमरीन है जिसे रूस ने बनाया था और 2012 में यह हमारी सेवा में है। अगला प्रश्न, अशोक किस वंश के शासक थे? तो याद रखिएगा ये मौर्य वंश के थे। नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। परमाणु नाभिक और प्रोटॉन की खोज इन्हीं के द्वारा की गई थी। BIOS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में Ctrl+A शॉर्टकट की का उपयोग किसके लिए हम लोग करते हैं? तो यहाँ पर जो आपके पूरे टेस्ट होते हैं उन सभी को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर Ctrl+A शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। कामागाता मारू जहाज किस देश की जहाज है? तो ये आपके जापान की जहाज थी।
जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पर जो जंतर मंतर है वह कुल मिलाकर के 5 स्थानों पर देखने को मिलेगा। कौन कौन से? लाल चंद्र चौहान के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था, मथुरा में है, दिल्ली में है, वाराणसी, जयपुर और उज्जैन में आपको देखने को मिलेगा। और किसने इसका निर्माण करवाया था उनका नाम आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बांध सही सुमेलित नहीं है? तो बांध के बारे में ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं। टेहरी बांध जो कि आपको उत्तराखंड में मिलेगा वह यहाँ पर सही सुमेलित नहीं था, यानी कि अलग उस समय दिया गया था। कल्पना 1 क्या है? तो यह हमारी एक सैटेलाइट है जिसको 12 सितंबर 2002 में लॉन्च किया गया था और मौसम की जानकारी के लिए इसे लॉन्च किया गया था कल्पना चावला जी के नाम पर। हमारे शरीर में रक्त के परिवहन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो जो हमारे यहाँ पर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका कार्य किया जाता है धमनी के द्वारा। किसके द्वारा? धमनियों के द्वारा यह कार्य किया जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है कि रेड पांडा का मुख्य भोजन क्या होता है? तो जो हमारी बांस की पत्तियां होती हैं वे आपके रेड पांडा का मुख्य भोजन होती हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसमें इनको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में शामिल किया गया है। कहाँ पर ये पाए जाते हैं हमारे देश में? तो जो आपके हिमालयी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। फिर पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो जजों का कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है? तो पहले आपको ये याद रखना है कि जो हमारे यूनाइटेड नेशन की 6 स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं उनमें में से एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका जो मुख्यालय है वह आपको नीदरलैंड के द हेग में मिलेगा और इसमें जो आपके जज होते हैं उनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सी रेडियो एक्टिव गैस है? तो जो आपकी रेडान होती है जो कि हमारे अक्रिय गैस की श्रेणी में आती है वह एक रेडियो एक्टिव गैस है। तो याद रखिएगा रेडान इसका नाम है, एटॉमिक नंबर होता है 86। अगला प्रश्न पूछा गया कि नाइट्रोजन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वह कितना होता है? तो 210 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। मलेरिया के प्रसार के बारे में पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो रोनाल्ड रास को यह पुरस्कार मिला था 1902 में। अगला प्रश्न पूछा गया कि 200 रुपए का जो नोट होता है इसके ऊपर आपको किसका चित्र देखने को मिलेगा? तो जो हमारा सांची का स्तूप है जिसको 1988 या 89 में यूनेस्को ने अपनी धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया था उसके ऊपर वह जो है वह आपको 200 रुपए के नोट पर मिलेगा। भारत में जो एशियाई खेल है इनका आयोजन कितनी बार हुआ है? तो याद रखिएगा 2 बार इनका आयोजन हो चुका है। पहला एशियाई खेल भी 1951 में हमारे यहाँ पर हुआ था और 1982 में भी हमारे यहाँ पर इसका आयोजन हो चुका है। अगला प्रश्न है कि भारत में जो रेल के डिब्बे हैं कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो ये आपके कपूरथला में बनाए जाते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी अगर हम लोग रेल के डिब्बों की बात करते हैं यानी कि जो हमारे कोच होते हैं उनका निर्माण कुल मिलाकर के 4 स्थानों पर किया जाता है। तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में इसका निर्माण होता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि आपको तमिलनाडु के पेरम्बूर में मिलेगा, यहाँ पर निर्माण होता है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो कि आपको उत्तर प्रदेश के बरेली में मिलेगा, यहाँ पर इनका निर्माण होता है। और कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि आपके पश्चिम बंगाल के हल्दिया में है वहाँ पर भी इनका निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न, अब हम लोग पुस्तकों से संबंधित यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए थे उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बृहद संहिता नाम की जो पुस्तक है इसे लिखा है बराह मेहर ने। अभिज्ञान शाकुंतलम नाम की जो पुस्तक है इसे लिखा है कालिदास ने। मुद्रा राक्षस नाम की जो पुस्तक है इसे लिखा है विशाख दत्त ने। इसी प्रकार से राज तरंगिणी की बात करते हैं तो कल्हड़ के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। विनय पत्रिका की बात करते हैं तो तुलसीदास के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक की बात करते हैं तो इसे लिखा है प्लेटो ने। इसके अलावा बौद्ध धर्म की अगर हम लोग सबसे प्राचीन पुस्तक की बात करते हैं तो इसे हम लोग त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। हुमायूं नामा की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे लिखा है गुलबदम बेगम ने। किसने? गुलबदम बेगम के द्वारा टर्की भाषा में इसको लिखा गया है। अगला प्रश्न, मृच्छकटिकम नाम की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो महाराज शूद्रक के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। मरीचिका नाम की जो पुस्तक है इससे किसने लिखा है? तो ज्ञान चतुर्वेदी ने इसको लिखा है। चंद्रकांता नाम की पुस्तक की बात करते हैं तो देवकी नंदन खत्री के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, ये जो पुस्तक है जॉर्ज अल्फ्रेड जेम्स के द्वारा लिखी गई है। इसी प्रकार से इंडिका नाम की जो पुस्तक है इससे लिखा है मेघस्तनीज ने। पद्मावत काव्य के लेखक की बात करते हैं यानी कि जो पद्मावत नाम का ग्रंथ है इसे लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने, जिसमें रानी पद्मावती के बारे में जिक्र है। उसी प्रकार से पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इसे लिखा है दादा भाई नौरोजी ने। तो ये पुस्तकें आपको ध्यान ही रखनी है। आगे बात करते हैं तो जो बाबरनामा है जिसे हम लोग तुज़्क ए बाबरी के नाम से जानते हैं इसको लिखा है बाबर ने। चगताई तुर्की भाषा में ये पुस्तक लिखी गई थी। 10 कुमार चरित नाम की जो पुस्तक है इसे लिखा है डंडिन ने। किसने? डंडिन के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। उसी प्रकार से शाहजहां की बात करते हैं तो इनायत खान के द्वारा पारसी भाषा में इसको लिखा गया था।
अकबरनामा की बात करते हैं तो अबुल फजल इब्न मुबारक के द्वारा फारसी भाषा में इसको लिखा गया था। इसी प्रकार से द इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक की बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस यानी कि हमारे नेताजी के द्वारा लिखा गया था, जिनका जन्म आपका 23 जनवरी को हुआ था। कटक उड़ीसा में है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो एनटीपीसी में यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि कटक से हमारे कौन से महापुरुष संबंधित हैं, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपके कटक से संबंधित है। ए पैसेज टू इंडिया जो पुस्तक है इसे किसने लिखा है, तो E.M. फोस्टर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तमस नाम की पुस्तक के बारे में मैंने आपको ऊपर ही बताया, भीष्म साहनी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोएलिशन हैंडबुक, ये जो पुस्तक है इसे लिखा था सवा नकवी ने। ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग मैंने आपको बता ही दिया, अरुंधति राय के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, अगली जो पुस्तक है उसका नाम है द व्हाइट टाइगर। तो मैंने आपको बताया था इस पुस्तक के लिए अरविंद अडिगा को यहाँ पर मैन बुकर पुरस्कार मिल चुका है। तो इस पुस्तक का नाम है द व्हाइट टाइगर। द वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की जो पुस्तक है इसे लिखा है एडम स्मिथ ने। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, ध्यान रखिएगा 2 से 3 बार एनटीपीसी में पूछी जा चुकी है। द वेल्थ ऑफ नेशंस इस पुस्तक का नाम है। बहुरूपी गांधी नाम की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो इसे लिखा है अन्नू बंदोपाध्याय ने। किसे, अन्नू बंदोपाध्याय के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। वाई आई एम ए हिंदू नाम की जो पुस्तक है इसे लिखा है शशि थरूर ने। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ नाम की जो पुस्तक है इसे भी शशि थरूर ने ही लिखा है। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नाम की जो पुस्तक है इसे लिखा है युवराज सिंह ने। किसने, युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। इसी प्रकार से पैथर पंचाली नाम का जो उपन्यास है इसे लिखा है विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने। इंडिया डिवाइडेड नाम की जो पुस्तक है इसे लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे। ड्रीम ऑफ माई फादर नाम की जो पुस्तक है इस पुस्तक को लिखा है बराक ओबामा ने। किसने, बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। मालगुडी डेज एंड स्वामी फ्रेंड इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक को लिखा है R.K. नारायणन ने। किसने, R.K. नारायणन के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये जो पुस्तक है इसे लिखा है जॉन मैनार्ड केन्स ने। किसने, जॉन मैनार्ड केन्स के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। इसी प्रकार से द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की जो पुस्तक है इसे लिखा है विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। द लिटिल बैलेंस नाम की जो पुस्तक है इसे यहाँ पर लिखा गया गैलीलियो गैलीली के द्वारा। अनटचेबल एंड कुली, ये जो पुस्तक है इसे यहाँ पर लिखा है मुल्क राज आनंद ने। किसने, मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। उसी प्रकार से इग्नाइट माइंड्स नाम की पुस्तक की बात करते हैं तो APJ अब्दुल कलाम यानी कि जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे थे, जिन्हें हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है इग्नाइट माइंड्स। इंडिया विंस फ्रीडम नाम की जो पुस्तक है इसको लिखा है यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अच्छा, अब्दुल कलाम जी की एक पुस्तक और कई बार पूछी गई है, उसका नाम है द विंग्स ऑफ फायर। अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक हैं ये आपके चाणक्य हैं, ये आपको ध्यान ही रखना है। अष्टाध्यायी नाम की जो पुस्तक है इसे लिखा है पाणिनि ने। उसी प्रकार से कामसूत्र नाम की जो पुस्तक है इसको यहाँ पर लिखा है वात्सायन जी ने। आगे हम लोग बात करते हैं किताब अल हिंद या फिर तारिक उल हिंद नाम की पुस्तक की, तो इसे लिखा है यहाँ पर अल बर्नी ने। किसने, अल बर्नी के द्वारा लिखी गई है, जो कि ईरान का एक नागरिक था। इसी प्रकार से जंगल बुक नाम की जो पुस्तक है इसको यहाँ पर लिखा है रुडयार्ड किपलिंग ने। किसने, रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगली पुस्तक है कादम्बरी और हर्षचरित, तो इसको लिखा है बाण भट्ट ने। किसने, बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। पृथ्वीराज रासो नाम की जो पुस्तक है इसकी बात करते हैं तो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कुमार संभव नाम की पुस्तक की बात करते हैं तो इस पुस्तक को लिखा है कालिदास जी ने। किसने, कालिदास जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। उसी प्रकार से काव्य मीमांसा पुस्तक की बात करते हैं तो राजशेखर जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। पंचतंत्र कथा संग्रह की बात करते हैं तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बुद्ध चरितम की बात करते हैं तो ये जो पुस्तक है अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। आगे बात करते हैं मृद पढ़ो नाम की पुस्तक की, तो इसे लिखा है नागसेन ने। आनंद मठ की बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की जो पुस्तक है इसे हमारे चाचा नेहरू ने लिखा है, तो ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार से गीतांजलि नाम की जो पुस्तक है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जिसके लिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था 1913 में। गांधी एंड स्टालिन नाम की जो पुस्तक है इसे लुई फिशर ने लिखा हुआ है। हैरी पॉटर नाम का जो उपन्यास है इसे लिखा है J.K. रॉलिंग ने। आगे बात करते हैं फ्रीजन डायरी नाम की पुस्तक की, तो ये जो पुस्तक है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम की जो पुस्तक है इसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। किसने, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड मैंने आपको बता ही दिया, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसी प्रकार से अब हम लोग शशि थरूर के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में जानेंगे, क्योंकि शशि थरूर की पुस्तकें यहाँ पर 15 से 20 बार आपके NTPC एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो एन इरा ऑफ डार्कनेस, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था,
व्हाई आई एम हिंदू, तो ये जो पुस्तक है ये भी शशि थरूर ने लिखा है। द पैराडॉक्सल पीएम नाम की जो पुस्तक है इससे भी शशि थरूर ने लिखा है। द ग्रेट इंडियन नॉवेल नाम की जो पुस्तक है इससे भी शशि थरूर ने लिखा है। पैक्स इंडिका नाम की जो पुस्तक है ये भी लिखी गई है। द हिंदू वे एंड इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म, ये पुस्तक भी शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। इसी प्रकार से राइट हो गया, केरला गॉड्स ओन कंट्री, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, इंडिया शास्त्रा, सो बिजनेस, या फिर नोट्स फ्रॉम द हिंटरलैंड, ये सारी पुस्तकें शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों की, तो याद रखेंगे द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये महात्मा गांधी जी ने लिखा हुआ है। ट्रुथ इज गॉड, ये पुस्तक भी गांधी जी की है। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ये भी गांधी जी की पुस्तक है। इंडियन होम रूल, या जिसे हम लोग हिंद स्वराज के नाम से जानते हैं, ये बुक भी गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। और ट्रस्टीशिप, तो ये जो आपकी 5 पुस्तकें हैं इन्हें हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने लिखा हुआ है। अगली हमारी मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, तो इनसे भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपका गोदान हो गया, गबन है, निर्मला है, कफन, सेवा सदन, मानसरोवर, रंगभूमि, दो बैलों की कथा, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, पूस की रात, कर्मभूमि, बाजार ए हुस्न, निर्मला, ये सारी पुस्तकें आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। इसी प्रकार से अबुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों की बात करते हैं, यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति रहे थे, तो विंग्स ऑफ फायर हो गया, इंडिया 2020 मिशन इंडिया हो गया, इग्नाइट माइंड्स आपकी हो गई, टर्निंग पॉइंट्स पुस्तक हो गई, अदम्य साहस आपकी जो पुस्तक है, इंस्पायरिंग थॉट्स नाम की जो पुस्तक है ये हमारी अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई। चेतन भगत की पुस्तकों से भी कई बार प्रश्न पूछ लिए गए हैं, तो रेवोल्यूशन 2020, व्हाट एंड इंडिया वांट्स, ये पुस्तक, ये दोनों पुस्तकें इन्होंने ही लिखी है। इसी प्रकार से द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ एंड इंडिया पॉजिटिव, ये पुस्तक भी इन्होंने ही लिखी है। 2 इट्स स्टेट्स और 1 नाइट एट कॉल सेंटर, ये पुस्तकें भी इनके द्वारा लिखी गई है। 1 इंडियन गर्ल और हाफ गर्लफ्रेंड, ये पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। 1 अरेंज मर्डर और गर्ल इन रूम 105, ये पुस्तकें भी इन्होंने ही लिखी है। और मेकिंग इंडिया ऑसम एंड 5 पॉइंट समवन, ये सारी जो पुस्तकें हैं हमारे देश के मशहूर लेखक चेतन भगत जी के द्वारा लिखी गई है। फिर बात करते हैं अरुंधति राय जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों की, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग मैंने आपको बता ही दिया। आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन पुस्तक भी इन्होंने ही लिखी है। माई सेडिशियस हार्ट पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, ये पुस्तक भी इनके द्वारा ही लिखी गई है। द एंड ऑफ इमेजिनेशन, ये पुस्तक भी अरुंधति राय जी ने ही लिखा है। और द डॉक्टर एंड द संत, ये जो पुस्तक है ये भी अरुंधति राय जी के द्वारा ही लिखा गया है। कुछ अन्य पुस्तकों की बात करते हैं जो कि अरुंधति राय जी ने लिखी है, तो पावर पॉलिटिक्स हो गया, वार टॉक हो गया, द कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गया, द शेप ऑफ बीस्ट हो गया, इसके अलावा द ग्रेटर कॉमन गुड हो गया, वार इज पीस हो गया, ये सारी पुस्तकें अरुंधति राय जी ने लिखी है। अब चलते चलते हम लोग यहाँ पर एक बार पद्म पुरस्कारों को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पद्म पुरस्कारों से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि इसके ऊपर मैं इंडिविजुअल वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे 2021 में जो आपके पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए हैं, तो शिंजो आबे जापान के हमारे पूर्व पीएम, श्री एसपी बालासुब्रमण्यम, मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार मिला है, गायक रहे हैं, पिछले साल इनका निधन हुआ था। डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। आगे बात करते हैं नरेंद्र सिंह कपानी की, जो कि फाइबर ऑप्टिक्स के जनक माने जाते हैं, मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार मिला है। मौलाना वाहिउद्दीन खान, अध्यात्म के फील्ड में इनको ये पुरस्कार मिला है। श्री बीबी लाल, जो कि हमारे यहाँ के पुरातत्व विभाग के थे, इनको ये पुरस्कार मिल चुका है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व हेड भी ये रहे हैं। उसी प्रकार से श्री सुदर्शन साहू, इनको हमारे कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपका हो गया पद्म विभूषण 2021। 2020 की बात करते हैं तो अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज, मैरी कॉम, जॉर्ज फर्नांडिस, अनिरुद्ध जगन्नाथ, चन्नू लाल मिश्रा और विश्वेशा तीर्थ स्वामी, यानी कि कुल मिलाकर के 7 लोगों को भी 2020 में मिला था। 2019 की बात करते हैं तो तीजन बाई, जो कि पंदावनी शास्त्रीय गायिका रही हैं आपके छत्तीसगढ़ राज्य की। इस्माइल उमर गुल्ले, जो कि जिबूती के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अनिल मनी भाई पटेल, जो कि लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के मालिक हैं। इसके अलावा बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे, जो कि एक राइटर और थिएटर आर्टिस्ट हैं, इनको ये पुरस्कार मिला था 2019 में। 2018 की बात करते हैं तो 3 लोगों को ये पुरस्कार मिला था, इलाई राजा, गुलाम मुस्तफ़ा खान और पी परमेश्वरम। तो इनके नाम भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अच्छा, पद्म भूषण 2021 से भी कई प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि कुल मिलाकर के 10 लोगों को ही ये पुरस्कार मिला है, तो इनके नाम भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। सबसे पहला नाम है कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा का, जो कि गायक हैं केरल की। श्री तरुण गोगोई, जो कि आपके सीएम रहे हैं, पिछले साल इनका निधन हुआ था, असम के हैं ये। चंद्रशेखर कंबारा, जो कि साहित्य के क्षेत्र से, इनको ये पुरस्कार मिल चुका है। इसी प्रकार से सुमित्रा महाजन, जो कि हमारी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रही थी, इनको ये पुरस्कार मिला हुआ है।
नृपेंद्र मिश्रा जो कि हमारे सचिव रहे भारत सरकार के, इनको ये पुरस्कार मिल रहा है। रामविलास पासवान जो कि हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे थे, इनको ये पुरस्कार मिला था मरणोपरांत, पिछले साल ही इनका भी निधन हुआ था। फिर बात करते हैं केशुभाई पटेल की, जो कि गुजरात के पूर्व सीएम रहे थे, इनको भी ये पुरस्कार मिल चुका है। श्री कल्बेश सादिक जो कि आपके अध्यात्म के फील्ड से हैं, यूपी के हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है मरणोपरांत। श्री तरलोचन सिंह जो कि हरियाणा के हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है। और एक है यहाँ पर श्री रजनीकांत देवीदास राव, इनको ये पुरस्कार मिला है ट्रेड एंड इंडस्ट्री के फील्ड में। तो ये हम लोगों ने तीसरे पार्ट को डिस्कस कर लिया है, यहीं से हम लोग इसकी समाप्ति करेंगे। और जिन लोगों ने यहाँ पर इस वीडियो को देखा है वे लोग नीचे कमेंट में जरूर टाइप करेंगे यस आई कैन डू इट, तो ये आपको नीचे टाइप करना है। बाकी आज की हमारी जो 2 अन्य वीडियो होगी उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो एक आपका होगा वर्तमान में कौन क्या, क्योंकि कई सारी हमारी नई नियुक्तियां हुई हैं, और एक वीडियो में हम लोग राज्यपाल मुख्यमंत्री के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।